हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइस क्लासेस पे। और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को लेकर बहुत ही गंभीर होंगे। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब इलेक्शन हो चुके हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही आपको नई नई विज्ञप्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो अपने समय को, अपने कीमती समय को ना ख़राब करते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री के 8 से 10 क्वेश्चन नहीं आते हों। तो इसलिए दोस्तों, आपको हिस्ट्री को पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है डिटेल में। तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य हैं मैं आप लोगों के सामने लाता हूं और हम आपसे उनसे डिस्कस करते हैं। तो आपने पिछली क्लास में यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के विषय में पढ़ा था। हम लोगों ने नासिरुद्दीन महमूद के विषय में पढ़ा था। जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद दोस्तों गियासुद्दीन बलबन को सुल्तान बनाया जाता है। गियासुद्दीन बलबन जब सुल्तान बनते हैं तो इनके सामने कई समस्याएं, कई विपत्तियां आती हैं। क्योंकि गियासुद्दीन बलबन खुद ही एक 40 दल के सदस्य होते हैं, यानी जो 40 गुलामों का दल जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, उन्हीं 40 गुलामों के दल से गियासुद्दीन बलबन भी एक होते हैं। उन्हीं में से एक होते हैं गियासुद्दीन बलबन। और गियासुद्दीन बलबन के समय गियासुद्दीन बलबन यानी कि गियासुद्दीन बलबन, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। 20 वर्ष एक वजीर की हैसियत से यानी कि एक नायब के पद पे रहते हुए और 20 वर्ष सुल्तान के पद पे रहते हुए। जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बनते हैं तो उनके शासनकाल में असल में जो शासन गियासुद्दीन बलबन के हाथों में होती है। गियासुद्दीन बलबन ही जो शासन चलाते हैं, जो शासन के मतलब जो शासन में कार्य होता है वो गियासुद्दीन बलबन के द्वारा होता है, ना कि नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। और धीरे धीरे इन 20 वर्षों में बलबन अपने सुल्तान के पद पर पहुंचने के लिए जितने भी अमीर वर्ग होते हैं, यानी जितने भी 40 गुलामों का दल होता है, उन गुलामों को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो दोस्तों 1265 में आप देखेंगे इनका शासनकाल क्या था। 1265 से 87 ईस्वी, 1265 से 1287 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। दोस्तों गियासुद्दीन बलबन बहुत ही एक गंभीर व्यक्ति कहेंगे इनको हम, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति थे जो ना ही दरबार में खुद हंसते थे, ना ही किसी को, अन्य दरबारियों को भी हंसने देते थे। दरबार में खुद भी नहीं हंसते थे और ना ही किसी को हंसने देते थे गियासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों जानेंगे आज दोस्तों हम जानेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। अगर आपसे पूछा जाए कि गियासुद्दीन बलबन के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों गियासुद्दीन बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन, गियासुद्दीन बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। और दोस्तों ये भी एक गुलाम थे। गियासुद्दीन बलबन भी एक गुलाम थे। 1231 में जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की थी, 1231 में जब ग्वालियर विजय की थी, वहाँ मंगलदेव को हराया था। तब कहा जाता है कि तब वहाँ इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद ही बलबन को ख़रीदा था। आगे चलकर बहराम शाह के काल में इन्हें अमीर आखुर के पद मिलता है। इसके बाद मसूद शाह के काल में अमीर हाजिब का पद मिलता है। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में इनको नायब बनाया जाता है। तो दोस्तों नायब कब बना जाता है? नायब महत्वपूर्ण है। ये नायब कब बनते हैं? महमूद के काल में। किसके काल में दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नासिरुद्दीन महमूद के काल में इनको नायब बनाया जाता है। 20 वर्ष ये नायब की हैसियत से शासन चलाते हैं और अपने आने वाले जितने भी इनके शत्रु होते हैं, तुर्क अमीर वर्ग होते हैं, उनको धीरे धीरे रास्ते से अपने हटा देते हैं और अंततः 1265 में ये सत्ता हासिल कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की सत्ता हासिल कर लेते हैं। दोस्तों 1249 में महमूद के द्वारा इनको एक उपाधि मिलती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। कब दी थी? 1249 ईस्वी में दी थी। तो ये दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। आगे इनके विषय में बात करेंगे।
राजत्व का सिद्धांत इन्होंने अपनाया, राजत्व का सिद्धांत अपनाया। राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत। तो दोस्तों राजत्व का सिद्धांत अपनाया। अब आप पूछेंगे कि राजत्व का सिद्धांत क्या है, क्यों राजत्व का सिद्धांत अपनाया, ये कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि राजत्व का सिद्धांत इन्होंने फ़ारसी परंपरा से लिया था, क्योंकि फ़ारस में राजत्व का सिद्धांत के अनुसार राजा ही सारी प्रजा का। दोस्तों राजत्व का सिद्धांत, आखिर ये बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या था, तो आइए हम पढ़ेंगे राजत्व के सिद्धांत के विषय में। दोस्तों राजत्व का सिद्धांत फ़ारस की परंपराओं से लिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त होती थी, उसको ईश्वर की प्रतिछाया माना जाता था, उसमें वे सभी गुण विद्यमान होते थे जो कि एक राजा में होने चाहिए थे। तो इस प्रकार राजत्व का सिद्धांत बलबन ने अपनाया। अब राजत्व का सिद्धांत बलबन ने अपनाया, इसका कारण क्या था दोस्तों। राजत्व का सिद्धांत जब बलबन ने अपनाया तो बलबन चाहता था कि एक बलबन को प्रजा से वह सारी सहानुभूति मिले जो एक राजा को मिलनी चाहिए। बलबन खुद एक गुलाम था, इसलिए नहीं चाहता था कि उसको कोई व्यक्ति को तुच्छ निगाह से देखे या कोई आपत्ति करे, इसलिए बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। इसके अनुसार राजा ही सब कुछ है। इन्होंने फारसी परंपराओं को काफ़ी हद तक अपनाया, जैसे नौरोज़ प्रथा को चालू किया इन्होंने। नौरोज़ को नौरोज़, सिजदा, व पावोस, नौरोज़, सिजदा व पावोस फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ को इनके दरबार में मनाया जाता था। अपने दरबार में सिजदा व पावोस प्रथा को इन्होंने लागू किया। दोस्तों सिजदा क्या होता है, घुटने के बल बैठकर सर को आगे झुकाना, राजा के सम्मान में, उसके सम्मान में सिजदा। पावोस यानी कि पावोस का मतलब दोस्तों पाँव प्लस ओस, यानी पाँव का चुम्बन, यानी चरण का चुम्बन। तो दोस्तों चरण का चुम्बन को पावोस कहा जाता था। और जो भी तुर्क लोग, गैर तुर्की लोग हुआ करते थे, वो पावोस प्रथा को अधिकतर अपनाया करते थे। तो इन्होंने ये सारी परंपरा फ़ारस से अपनाई थी। राजत्व का सिद्धांत भी दोस्तों इनका फ़ारस के परंपरा से संबंधित था। नौरोज़, सिजदा, पावोस भी फ़ारस की परंपरा से संबंधित था। एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया कि 40 के दल का इन्होंने पूर्णता विनाश कर दिया, यानी कि 40 के दल का इन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 40 के दल को जो भी बचे खुचे लोग थे, इससे पहले नासिरुद्दीन महमूद के काल में जब ये नायब के पद पे थे दोस्तों, तब उस समय जितने भी 40 दल के सदस्य थे, अधिकतर उसी शासनकाल में ही इन्होंने उनको ख़त्म करवा दिया, उनकी मृत्यु करवा दी। इसी विषय में ज़ियाउद्दीन बर्नी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। ज़ियाउद्दीन बर्नी इनको खुफिया कातिल कहते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन बलबन को खुफिया कातिल कहता है। ज़ियाउद्दीन बर्नी, यानी बर्नी ने खुफिया कातिल कहा है इनको। खुफिया कातिल ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इनको खुफिया कातिल इसीलिए कहा दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी 40 दल के सदस्य थे, उनकी ये किसी न किसी प्रकार से हत्या करवा देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी न किसी प्रकार से, और दिखाया यह जाता है कि वह किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि बर्नी इस विषय में जानते थे और इसीलिए बर्नी ने इनको खुफिया कातिल कहा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी होगी। इनके एक चचेरे भाई, यानी बलबन के एक चचेरे भाई थे। बलबन के चचेरे भाई यानी बलबन ने उनको विष देकर उनकी हत्या करवा दी थी। कारण क्योंकि वह नहीं चाहते थे क्योंकि वह एक योग्य व्यक्ति था,
एक योग्य व्यक्ति होने के कारण बलबन ये नहीं चाहते थे कि उसको भी सल्तनत में किसी भी प्रकार से भागीदारी दी जाए, इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई की हत्या, विष देकर हत्या करवा दी। आइए इनके विषय में और कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे हम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बात दोस्तों कि बलबन अपने जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, उन सभी कर्मचारियों अधिकारियों की वंशावली के रिकॉर्ड मंगवाता है और देखता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने अपने अधिकारियों की, कर्मचारियों की वंशावली को देखा, यानी कि उनका निरीक्षण किया, वंशावलियों का निरीक्षण किया, वंशावलियों का निरीक्षण किया, वंशावली का निरीक्षण किया, निरीक्षण किया। सल्तनत काल में बलबन पहला ऐसा व्यक्ति है जो वंशावली का निरीक्षण करता है। अपने जितने भी कर्मचारी वर्ग के होते हैं, जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं, उनकी सभी की वंशावली का निरीक्षण करता है और यह जानना चाहता है कि इनमें से कोई व्यक्ति तुच्छ या निम्न वर्ग का तो नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको एक बात बता चुका हूं जो आपको शायद ध्यान हो, और आपको ये इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इल्तुतमिश के विषय में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने 33 उच्च वर्ग के अधिकारियों को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वे निम्न वर्ग से संबंधित थे, जबकि बलबन ने 30 अधिकारियों को इल्तुतमिश ने 33 अधिकारियों को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वे निम्न वर्ग के थे, जबकि बलबन ने 30 अधिकारियों को भी इसीलिए हटा दिया था क्योंकि वे भी निम्न वर्ग से संबंधित थे। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते हुए हैं और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बलबन ने 30 अधिकारियों को हटाया था निम्न वर्ग से संबंधित होने के विषय में, जबकि इल्तुतमिश ने 33 अधिकारियों को हटा दिया था निम्न वर्ग से संबंधित होने के विषय में। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक उपाधि भी है, यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन है, इनका नाम पहले बलबन हुआ करता था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद इन्होंने ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये गयासुद्दीन की इनकी उपाधि थी। और दोस्तों एक बर्नी ने इनको एक उपाधि दे रखी थी। जब ये नायब के पद पे थे तब इन्होंने किस प्रकार नायब के पद से सुल्तान का पद प्राप्त किया, तो बर्नी ने इनको एक उपाधि दे रखी थी नायक की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में नायक की उपाधि किस सुल्तान को प्राप्त थी, तो आपका आंसर बलबन होना चाहिए। दोस्तों, बलबन ने नायक की उपाधि प्राप्त कर रखी थी। बचपन का नाम बहाउद्दीन था, तो बर्नी के अनुसार इनको नायक की उपाधि प्राप्त थी। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण कोटेशन यानी कथन आपको बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हालांकि इनके विषय में कई महत्वपूर्ण कथन हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता चलूँगा। बर्नी के अनुसार बलबन कहते हैं कि जब मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। बर्नी के अनुसार बलबन कहते हैं कि जब मैं निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। यानी बर्नी के अनुसार जब मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ तो
मेरा खून खौल उठता है। खून खौल उठता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन को आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि बर्नी के अनुसार बलबन कहता है कि जब मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। न्यायप्रिय शासकता। न्याय प्रिय शासक। दोस्तों बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। बलबन से पहले दोस्तों इल्तुतमिश भी न्यायप्रिय शासक हुआ है। इल्तुतमिश के बाद जितने भी अयोग्य शासक हुए उन्होंने न्याय में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन दोस्तों बलबन न्याय को राजा का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है, यानी राजत्व का एक महत्वपूर्ण अंग मानता है बलबन। तो न्यायप्रिय शासक था और कहा जाता है कि इन्होंने अपने बदायूं के इक़्तिदार, यानी कि बदायूं के जो इक़्तिदार थे उनको इसलिए कोड़े मारकर उनकी हत्या करवा दी क्योंकि उन्होंने अपने एक नौकर की हत्या करवा दी थी। बदायूं के इक़्तिदार की इन्होंने इसलिए हत्या करवा दी कोड़े मारकर क्योंकि उन्होंने अपने नौकर की हत्या की थी। और इसी प्रकार इन्होंने अवध के इक़्तिदार पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया, 500 करोड़ की सज़ा सुनाई और इसके अलावा इन्होंने 20,000 टंकों का जुर्माना भी लगाया। तो कहा जाता है कि बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। आइए इनके विषय में कुछ और जानेंगे हम लोग। दोस्तों बलबन की वसीयत यानी कि बसाया, बलबन की वसीयत को दोस्तों किसने संकलित किया, ये आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि बलबन की वसीयत यानी बलबन ने अपनी वसीयत लिखी थी, उसको संकलित करने का काम कौन करता है? बर्नी। तो ध्यान रखना है आपको, बलबन की वसीयत का संकलन कौन करता है? बर्नी। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बलबन कुलीनों और अकुलीनों में बहुत ही अंतर किया करता था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बलबन एक कोटेशन से आपको पता ही चल गया है कि बलबन कहता है कि जब मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। इसी प्रकार बलबन निम्न कुलीन वर्ग और अकुलीन वर्ग में बहुत ही अंतर किया करता था। वह कुलीन वर्ग से कभी भी बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था और ना ही अपने जीवन काल में एक पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सामान्य नागरिक से संपर्क नहीं किया। बलबन एक ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का कि जिसने कभी भी अपने शासनकाल के दौरान सामान्य नागरिक से संपर्क नहीं किया, क्योंकि ये कभी भी सामान्य नागरिक को अपने पास आने ही नहीं देते थे। गयासुद्दीन बलबन एक ऐसे सुल्तान हैं जो निम्न वर्ग से इतनी घृणा करते हैं कि वह कभी भी उनको अपने पास आने ही नहीं देते थे। और इनके दरबार में एक ख़ास बात है दोस्तों, दरबार में ना ही ये हंसते थे ना ही दरबारियों को हंसने की इजाज़त थी। और जब भी ये कभी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से या अपने निजी सेवक सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से नहीं मिलते थे, जबकि निजी सेवक जो इनके हुआ करते थे उनके सामने भी अपना मुकुट और शाही पोशाक में ही आते थे, जबकि साधारण वस्त्रों में नहीं आते थे, क्योंकि इन्होंने राजत्व का सिद्धांत अपना रखा था, जिसके अनुसार एक जो राजा की जो छवि होती है, सुल्तान की छवि होती है, उसमें दैवीय अनुकंपा होती है, दैवीय शक्ति होती हैं। इस प्रकार की इनके दिमाग में छवि छाई हुई थी जो फारसी परंपरा के अनुसार थी।
इसलिए ये कभी भी जो अपने निजी सेवक होते हैं उनके सामने भी कभी भी बिना शाही पोशाक के नहीं आते थे, बल्कि अपना मुकुट भी साथ में लगा के आते थे। और दोस्तों इनके विषय में बर्नी कहते हैं कि ईश्वर की राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने कहा है, बलबन कहता है राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन खुद ये बात कहते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा विशेष कोश है और समस्त जाति में उसके समान कोई नहीं होता। ऐसे तथ्यों को बलबन इसलिए बोलते हैं ताकि बलबन का राजत्व का सिद्धांत बरकरार रहे और उनकी प्रजा उनको एक दैवीय रूप में स्वीकार करती रहे। दोस्तों उनकी प्रजा उनको एक दैवीय रूप में स्वीकार करती रहे, यानी सुल्तान को इतना शौकत, इतना शान शौकत के साथ प्रजा उनको स्वीकार करती रहे, जितना एक कह सकते हैं कि एक देवता के समान उन्होंने अपने आप को प्रजा के सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने दोस्तों एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज। इन्होंने एक दीवाने आरिज नाम की एक सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था और इसका जो प्रमुख होता है आरिज मुमालिक होता है। इसका प्रमुख आरिज मुमालिक, आरिज मुमालिक, इसका प्रमुख दोस्तों आरिज मुमालिक हुआ करता था और यह पद सर्वप्रथम इमादुल मुल्क को दिया जाता है। दोस्तों यह सर्वप्रथम इमादुल मुल्क को दिया जाता है। दीवाने आरिज नाम की उन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की है। इसके अलावा इन्होंने गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। इनकी गुप्तचर प्रणाली में बरीद नामक जो संदेश वाहक या गुप्तचर होता था उसको बिल्कुल यह स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती थी कि वे कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे और किसी भी प्रकार से अगर कोई अमीर विद्रोह के लिए आतुर है या विद्रोह करना चाहता है तो उसकी सूचना सबसे पहले बलबन को देनी होती थी। तो कहा जाता है कि गुप्तचर प्रणाली की मौजूदगी से ही बलबन का जो पद है वह लंबे समय तक बरकरार रहा। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि बलबन का जब जुलूस निकलता था तो उनके सैनिक अपने हाथों में नंगी तलवारों को लेकर उनके साथ में चलते थे। अपने हाथों में नंगी तलवारों को लेकर उनके साथ में चलते थे और उनके तलवारों की चमक जब बलबन के चेहरे पर पड़ती थी तो उसका चेहरा कांतिमान हो उठता था। जब सूर्य की रोशनी तलवारों पर पड़ते हुए उसके चेहरे पर पड़ती थी तो उसका चेहरा कांतिमान हो उठता था, यानी उसका स्वरूप एक बहुत ही डरावना हो जाता था। दोस्तों
वह बलबन कहता था दोस्तों, बलबन कहता था मलिक बकबक। बलबन के अनुसार दोस्तों बलबन की एक महत्वपूर्ण कथन है जो आपको बहुत ही ख़ास तौर पे ध्यान रखनी होगी। बलबन कहता है कि 1000 बार नमाज़ पढ़कर सारा जीवन उपवास रखकर 1000 बार नमाज़ पढ़कर सारा जीवन उपवास रखकर अपराध ना करके और धार्मिक कार्य करके भी वह कभी भी यानी कि स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह यानी कि न्याय नहीं करेगा। यदि वह न्याय में किसी से न्याय को सही से नहीं करेगा तो वह 1000 बार नमाज़ पढ़कर भी या ज़िंदगी भर उपवास रखकर भी वह कभी भी एक सच्चा सुल्तान नहीं बन सकता। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बलबन के विषय में आज महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आया हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इनके विषय में अन्य जानकारी जो कि हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे पढ़ेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो जिन तक ये वीडियो नहीं